गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वह है क्लास 8 का 3rd चैप्टर बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ शुरू करने से पहले आइए इसके पाठ के बारे में जान लेते हैं। बस की यात्रा पाठ का सारांश हरिशंकर परसाई जी जो कि इसके लेखक हैं उनके द्वारा लिखा गया एक करारा व्यंग्य है, जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर बड़ा ही करारा व्यंग्य किया है। व्यंग्य के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों ने तय किया है कि शाम 4 बजे की बस से ज़रा जबलपुर चला जाए, जो कि उन्हें काम से जाना है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि प्राइवेट बस जो कंपनियां होती हैं उन पर करारा व्यंग्य किया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मुनाफे के लिए यात्री की जान माल के साथ खिलवाड़ करती हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आप प्राइवेट बस में जाइए, एक सीट पर 3-3 4-4 सवारियाँ बिठाती हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि सवारी सही से बैठी है या नहीं बैठी है, तो उन्हें तो बस उसमें ठूस ठूस कर बिठाना है। तो जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं यात्रियों के। तो बस इसमें वही करारा व्यंग्य की तीखा प्रहार किया है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं प्रस्तुति कर रही हूँ, मैं नीतू सिंह सोलंकी, और पाठ का नाम बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस ये बस डाकिन है। डाकिन यानी खा जाने वाली, किसी की जान लेने वाली। ये बस की चित्र दिखाई दे रहा है आपको, बड़ी खचाड़ा सी बस है जो लेखक ने बताई है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध यानी खूब बड़ी बूढ़ी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हूँ। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये लेखक और उनके मित्र बैठे हुए हैं उस खटारा बस में। बस सचमुच चल पड़ी थी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था।
कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने होते हैं। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण कमज़ोर यानी चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे हुए बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देर तक बाहें पसार कर हम उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। पन्ना क्या, कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक में प्रयाण कर जाना है, यानी मर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक शुरू हो गया। ये थी कहानी। यानी लेखक इसमें बड़े ही व्यंग्य कर रहे हैं। इसमें बड़ा ही तीखा प्रहार किया है, तीखा व्यंग्य किया है। जो इसमें जो हिस्सेदार है बस का, उसे भी अपनी जान माल की भी परवाह नहीं है, वो भी इसमें ही सफ़र कर रहा है। तो ये थी कहानी। और अंत में लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। बहुत ही बड़े व्यंग्य लेखक हैं। धन्यवाद।